बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अच्छा बच्चों, लास्ट हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 जो है सेफ्रॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड वाला क्वेश्चन किया था, मार्जिनल कॉस्टिंग वाला। ओके, नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसको दो तरीके से कर सकते हैं। भी क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं रिक्वायरमेंट पे जा रहा हूँ, ठीक है। रिक्वायरमेंट पे कोई क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं आपके साथ डिस्कस भी करता हूँ अभी, ठीक है। assess whether CEL should manufacture component X internally or purchase it from external supplier। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास कंपोनेंट X है उसको इंटरनली बना ले, यानी कि मेक कर ले, और परचेज इट फ्रॉम एक्सटर्नल सप्लायर या उसको बाय कर ले। यानी कि ये मेक और बाय का क्वेश्चन है, मेक और बाय क्वेश्चन है, लेकिन सिंगल प्रोडक्ट का। तो सिंगल प्रोडक्ट का क्या करना है, मेक और बाय का डिसीजन लेना है कि क्या कंपोनेंट टैक्स उसको घर में बना लेना चाहिए या वही कंपोनेंट टैक्स उसको बाय सप्लाई से खरीद लेना चाहिए। तो आपको बताए, अगर मेक और बाय का डिसीजन आ गया और हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट है, तो सिंपल इज दैट जो मेक का कंट्रीब्यूशन होगा, जो मेक का कंट्रीब्यूशन होगा, यानी कि अगर हम कंपोनेंट एक्स को घर में बनाकर बेचें तो कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा। अगर कंपोनेंट एक्स को सप्लाई से ख़रीदें और फिर उसको हम बेचें तो हमारे पास क्या कंट्रीब्यूशन आएगा, और हमारा डिसीजन क्या होगा, विच एवर इज़ ग्रेटर। जो इसमें से ग्रेटर होगा, जो ग्रेटर कंट्रीब्यूशन होगा, तो वो हमारा क्या होगा, बेस्ट डिसीजन होगा। क्लियर। अच्छा, और ये एक तरीका तो ये वाला हो गया, एक तरीका तो ये हो गया। और एक तरीका इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि अगर मैं रेलिवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल लगा लूँ। रेलिवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल क्या, यहाँ पे कर लेता हूँ ज़रा। रेलिवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल क्या, देखें, इंटरनली मेक करना और बाय करना, तो हमने ये डिसीजन लेना है कि मैं ये बाय करूं या ना करूं, ठीक है। तो अगर बाय करना फेवरेबल है, अगर बाय करने से फ़ायदा हो रहा है तो बाय करेंगे, इसका मतलब फिर मेक नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि बाय को फोकस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, रेलिवेंट बेनिफिट कैलकुलेट करेंगे बाय का, यानी कि सेकंड पैटर्न क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये होगा कि मैं बाय को फोकस करूंगा, और अगर मैं बाय करता हूं तो मुझे इसका रेलिवेंट बेनिफिट कितना मिलेगा, रेलिवेंट बेनिफिट कितना मिलेगा। ऑब्वियस बात है, रेलिवेंट बेनिफिट एक ये होगा कि जो मैं बाय करूंगा उसको बेचूंगा, वहां से कंट्रीब्यूशन आएगा। और एक रेलिवेंट बेनिफिट ये होगा कि जो मैं एक्स बना रहा हूं, क्योंकि अब मैं खरीद रहा हूं, तो जो एक्स बनाने का खर्चा होगा वह एक्स बनाने का खर्चा सेव हो जाएगा। तो रेलिवेंट बेनिफिट में तो जो बाय से कंट्रीब्यूशन आएगा, जो बाय से कंट्रीब्यूशन आएगा वो क्या कर लूँगा, मैं ऐड कर लूँगा। फिर उसके बाद जो भी हमारे पास वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, जो भी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट सेव्ड फ्रॉम एक्स, क्योंकि अब एक्स को नहीं बना रहा ना, तो एक्स को नहीं बना रहा तो एक्स को खरीद रहा हूँ। तो अगर मैं एक्स को नहीं बना रहा तो जो एक्स को ना बनाने से, क्योंकि अब मैं खरीद रहा हूँ, तो एक्स को ना बनाने से जो मटेरियल सेव होगा, जो लेबर सेव होगी, जो वेरिएबल ओवरहेड सेव होगा। तो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट जो सेव होगा, इसका मतलब खर्चा सेव हो रहा है खरीदने की वजह से, तो ये रेलिवेंट बेनिफिट बन गया। ये रेलिवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल से चल रहे हैं। तो यहाँ से रेलिवेंट बेनिफिट का टोटल हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो रेलिवेंट बेनिफिट का टोटल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये जो रेलिवेंट बेनिफिट है, तो इसको रेलिवेंट बेनिफिट को मैं कंपेयर करूंगा रेलिवेंट कॉस्ट से, ठीक है, रेलिवेंट कॉस्ट से। और रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी, ऑब्वियस बात है, मुझे अगर एक्स को खरीदना है तो एक्स की परचेज कॉस्ट लगेगी, एक्स की क्या लगेगी, परचेज कॉस्ट लगेगी। तो परचेज कॉस्ट ऑफ एक्स एक्सटर्नली, जो बाहर सप्लायर से खरीदूंगा वो तो खरीदना पड़ेगा ना, ठीक है, वो मेरी क्या हो जाएगी, रेलिवेंट कॉस्ट हो जाएगी। उस रेलिवेंट कॉस्ट को यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा, यहाँ पे लिख लूंगा, सिंपल इज दैट, ठीक है जी।
तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से देखूंगा रेलिवेंट बेनिफिट कितने, रेलिवेंट बेनिफिट कितने। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये रियल नहीं है। मान लो कि रेलिवेंट बेनिफिट आता है 10,000, रेलिवेंट बेनिफिट कितना आता है 10,000, और जो मेरी रेलिवेंट कॉस्ट आ रही है, फॉर एग्जाम्पल एज्यूम कर रहा हूँ 7,000 आ रही है। इसका मतलब ये क्या है, ओवरऑल जो है नेट क्या निकला, यहाँ से नेट क्या निकला बाइंग का डिसीजन, तो नेट बेनिफिट निकला ना, नेट बेनिफिट निकला 3,000 का। अगर तो नेट बेनिफिट निकला 3,000 का, इसका मतलब मेरा डिसीजन ये होगा कि बाय करना फेवरेबल है, बाय करने का फायदा है, अब इंटरनली मेक नहीं करूंगा। और अगर यहाँ पे नेट बेनिफिट नहीं निकलता, मान लो कि यहाँ से आंसर आ रहा है नेट लॉस, यानी कि नेट बेनिफिट नहीं निकल रहा, नेट लॉस निकल रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि मैं बाय नहीं करूंगा, फिर मुझे क्या चाहिए, वो इंटरनली मैन्युफैक्चर करना चाहिए। ठीक है, तो ये दो तरह से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो मैं दोनों तरीकों से सॉल्व कर दूंगा, फिर आपने खुद ही फैसला कर लेना है कि आप लोगों को बच्चों कौन सा ये आसान लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल सा करूँगा, मेक कंट्रीब्यूशन बाय कंट्रीब्यूशन, दोनों के कंट्रीब्यूशन से जो हमें फ़ायदा मिलेगा हम क्या करेंगे, उस फायदे के साथ मूव कर देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, क्योंकि क्वेश्चन तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको रिक्वायरमेंट पर ले आया। पर रिक्वायरमेंट पढ़ने से पहले बस आपने हल्की सी एक नज़र मारनी पूरे क्वेश्चन पर, हल्की सी, ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना, हल्की सी नज़र मार के आप लोगों ने रिक्वायरमेंट को पहले पढ़ लेना। फिर रिक्वायरमेंट को पढ़ने के बाद फिर आप क्वेश्चन सारा डिटेल से पढ़ें, क्योंकि रिक्वायरमेंट जैसे पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में ये आ जाता है कि हमें क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करना है और क्वेश्चन में हमने लिखना क्या। ठीक है जी, उसके बाद जब डिटेल से पढ़ेंगे तो फिर फ़ायदा हो जाएगा उसका। चलो जी, अब डिटेल से पढ़ते हैं। क्रिम्सन एंटरप्राइज सीईएल मैन्युफैक्चर सिंगल प्रोडक्ट, ये सिंगल प्रोडक्ट बनाता है A99। अगर आपको पता है मेक और बाय में दो प्रोडक्ट्स आ जाएं तो दो प्रोडक्ट का आपको पता है कि हम एक्सेस कंट्रीब्यूशन के साथ डिसीजन लेते हैं। सिंगल प्रोडक्ट A99 बनाते हैं बाय असेंबलिंग 3 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट को असेंबल करके, यानी कि XYZ जो है इन तीनों को ऐड करूंगा तो A99 बनेगा। यानी कि अगर मैं X को और अगर मैं Y को और अगर मैं Z को तीनों को ऐड करूंगा तो ये A99 बनता है मेरे पास। ठीक है, इस तरह से कोई सीन चल रहा है। ऑल ऑफ विच आर करंटली प्रोड्यूस इंटरनली, सब कुछ मैं घर पे बना रहा हूँ, सब कुछ मैं इंटरनली बना रहा हूँ, प्रोड्यूस इंटरनली, XYZ तीनों इंटरनली बन रहे हैं। ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट A99 रिक्वायर 2 यूनिट ऑफ X, यानी कि जो एक A99 का ये यूनिट 1 यूनिट बनता है, A99 का 1 यूनिट बनता है, ये 2X से बनता है, 2X हो और 4Y हो और 5Z हो और यहाँ से 5Z हो, तो फिर ये एक 1 A99 का यूनिट मेरे पास बन जाता है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गैदर्ड बाय CL's अकाउंटेंट ने इन्फॉर्मेशन को हासिल किया। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हमारे पास आ गया। सेल हमारे पास आ गई यूनिट्स में 100,000 यूनिट्स आ गए, और ये हमारे पास 1300 मिलियन जो है ये हमारे पास क्या आ गई, उसकी अमाउंट आ गई, और ऑल अमाउंट्स गिवन इन रुपीस, तो सब कुछ हमारे पास क्या है, रुपीस में गिवन है। ठीक है जी। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल हमारे पास आ गया जी, कंपोनेंट ऑफ X, कंपोनेंट ऑफ Y, ये कॉस्ट ऑफ सेल है, कंपोनेंट ऑफ Z, और कॉस्ट ऑफ असेंबलिंग दी कंपोनेंट। ठीक है, तो ये XYZ की कॉस्ट आ गई, और अगर मैं XYZ को असेंबल करता हूँ तो ये उनकी कॉस्ट आ गई। ग्रॉस प्रॉफिट और हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया। ब्रेकअप ऑफ कंपोनेंट एंड देयर असेंबलिंग कॉस्ट, ये उनकी कंपोनेंट की कॉस्ट और असेंबलिंग कॉस्ट हमारे पास आ गई। ठीक है जी, 2005 की। अच्छा जी, XYZ है जी, तो XYZ रॉ मटेरियल है, X का रॉ मटेरियल 30,049.70 आता है, और अगर उनको तीनों को XYZ को असेंबल करूंगा तो उनको असेंबलिंग कॉस्ट, फिलहाल रॉ मटेरियल कोई असेंबलिंग नहीं होती, ठीक है, तो रॉ मटेरियल और कंपोनेंट को जोड़ना होता है तो उसकी असेंबलिंग होगी। तो जब लेबर असेंबल करेगी तो फिर असेंबली कॉस्ट आएगी, फैक्ट्री ओवरहेड में असेंबली कॉस्ट आएगी। तो X का टोटल खर्चा कितना हुआ, अगर मैं X का इंटरनली बनाऊं तो मटेरियल, लेबर और एफएच के एतबार से 120,000 X का लग रहा है, Y का 175 और Z का 205 लग रहा है। क्लियर। प्रोजेक्शन फॉर 2006, ये सारा के सारा काम हो रहा था हमारे पास 2005 के लिए। जब मैं 2005 से 2006 में जाऊंगा तो सारी की सारी कॉस्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस आएगी। नंबर 1, हमारी सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर जाएगी 4%, रॉ मटेरियल 5%, वेजेस 10%, फिक्स प्रोडक्शन 6%, वेरिएबल प्रोडक्शन 8%, मार्केटिंग सेलिंग जो है वो 9%, ये सारी कॉस्ट हमारी
26 में इंक्रीज कर जाएंगे, ठीक है। CL इज करेंटली ऑपरेटिंग एट फुल लेबर कैपेसिटी। CL के पास जितनी भी लेबर थी वो सारी लेबर इस्तेमाल हो रही है। ड्यू टू दिस कैपेसिटी कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट को कहते हैं लिमिटेशन, CL सप्लाई चेन डिपार्टमेंट हैज एंटर्ड इनटू नेगोशिएशन विद एन एक्सटर्नल सप्लायर हु वाज एफर्ट टू सप्लाई कंपोनेंट X एट द सप्लाई प्राइस ऑफ 100 पर यूनिट। ये तो बाय प्राइस आ गई, ये तो हमारे पास बाय प्राइस आ गई कि अगर मैं बाहर से ख़रीदता हूँ तो ये हमारे पास बच्चों बाय प्राइस आ गई, ठीक है जी। अच्छा जी, मैनेजमेंट बिलीव दैट इफ़ कंपोनेंट X इज परचेज एक्सटर्नली। अच्छा, ये अब सबसे कीमती लाइन पॉइंट ये वाला मेरे पास, पॉइंट नंबर 2। मैनेजमेंट का ये यकीन है कि अगर हम कंपोनेंट X बाहर से परचेज करेंगे, इफ़ कंपोनेंट X इज परचेज एक्सटर्नली, अगर हम परचेज एक्सटर्नली करेंगे, द लेबर आवर करेंटली यूज इन प्रोडक्शन can be reallocated to increase the production of other component and the assembling of product 99। ये सबसे कीमती बात है, इसको बड़े ध्यान से देखना है। मैनेजमेंट का यकीन बच्चों ये है, मैनेजमेंट का यकीन ये है कि जो लेबर आवर करेंटली यूज्ड इन, जो लेबर आवर करेंटली यूज हो रही है प्रोडक्शन पर, कैन बी रीएलोकेट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अदर कंपोनेंट। अगर मैं X को घर में नहीं बनाता और X को मैं बाहर से ख़रीदता हूँ तो इससे होगा क्या, जब X नहीं बनाऊंगा तो X से लेबर आवर सेव्ड हो जाएंगे। लेबर आवर सेव्ड फ्रॉम X, लेबर आवर सेव फ्रॉम X, यानी कि लेबर आवर सेव्ड फ्रॉम X ड्यू टू बाय एक्सटर्नली। लेबर आवर सेव्ड फ्रॉम X ड्यू टू बाय एक्सटर्नली, ड्यू टू बाय। इससे होगा क्या, जब हमारे पास, क्योंकि अब हम X को बाहर से खरीद रहे हैं तो X को बनाने के लेबर आवर सेव्ड होंगे, उन लेबर आवर को यूटिलाइज करेंगे हम टू प्रोड्यूस अदर कंपोनेंट। सो जो हमारे पास एडिशनल लेबर आवर आएंगे, यानी कि एडिशनल लेबर आवर तो नहीं, जो लेबर आवर सेव्ड आएंगे, ठीक है। सो लेबर आवर सेव्ड विल बी यूज्ड, जो लेबर आवर सेव्ड होगा उन लेबर आवर से हम क्या करेंगे, Y बनाएंगे और Z बनाएंगे एंड असेंबलिंग, और इससे हम क्या करेंगे, असेंबलिंग कर लेंगे, ठीक है। ये बात याद रखनी है। अब बताएं कि हमें कंपोनेंट X जो है वो इंटरनली बनाना चाहिए या हमें एक्सटर्नली बनाना चाहिए। अब हमने ये डिसीजन करना है, और पार्ट बी में नॉन फाइनेंशियल फैक्टर है, ठीक है। आइए थ्योरी 3 पार्ट्स का इसको इंशाल्लाह एट द एंड देखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहला आ जाए, इफ़ कंपोनेंट X इज प्रोड्यूस इंटरनली, ठीक है, यानी कि ये लिख सकते हैं या इंग्लिश में लिख सकते हैं मेक कंट्रीब्यूशन, फिर लिख सकते हैं बाय कंट्रीब्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्रिम्सन एंटरप्राइज। क्रिम्सन लिमिटेड है बच्चों हमारे पास, ठीक है। और सबसे पहले हम लिख लेते हैं मेक कंट्रीब्यूशन, फिर लिख लेते हैं बाय कंट्रीब्यूशन। अच्छा जी, मेक कंट्रीब्यूशन, अगर हम X को घर पे बनाते हैं, मेक कंट्रीब्यूशन, इफ कंपोनेंट X इज प्रोड्यूस इंटरनली, मेक कंट्रीब्यूशन मेक कंट्रीब्यूशन ऑफ X, ये भी लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं इफ कंपोनेंट X इज प्रोड्यूस्ड इंटरनली। अगर हम कंपोनेंट X को इंटरनली प्रोड्यूस करें तो हमारे पास क्या कंट्रीब्यूशन आएगा, ठीक है। यहां पर आ जाए, सबसे पहले लिख लेते हैं सेल। अच्छा, इफ X इज मेक कंट्रीब्यूशन ऑफ X, ठीक है। अगर हम
जो हमारे पास कंपोनेंट एक्स है, मेक कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्स का मतलब है कि अगर हम एक्स को इंटरनली बनाएं तो उससे हमें कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा, ना मैं एक्स बेच रहा हूँ, ना मैं वाई बेच रहा हूँ, ना मैं जी बेच रहा हूँ, मैं बेच A99 रहा हूँ। ठीक है, तो मेक कंट्रीब्यूशन ऑफ A99, इसको और अच्छा कर लें, मेक कंट्रीब्यूशन ऑफ A99, क्योंकि A99 का कंट्रीब्यूशन आना है इफ कंपोनेंट इज प्रोड्यूस इंटरनली। ये सारा सेंटेंस लिख लें तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मेक कंट्रीब्यूशन ऑफ A99 इफ कंपोनेंट एक्स इज प्रोड्यूस इंटरनली। अगर मैं कंपोनेंट एक्स को इंटरनली बनाता हूँ तो बताएं A99 से मुझे कितना कंट्रीब्यूशन आने वाला है। ठीक है जी, अच्छा उसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेल ऑफ A99, सेल ऑफ A99 कि A99 को बेचकर मुझे कितने पैसे मिलने वाले हैं, कितना कंट्रीब्यूशन मिलने वाला है। अब यहाँ पर आ जाओ, इसका मतलब ये है, और ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस 2005 की है, और हमें पता है कि हमने कैलकुलेशन जो करनी है वो प्रोजेक्शन फॉर द ईयर 2006 के लिए करनी है। तो सारी जो मेरी कैलकुलेशन होगी वो 2006 के लिए होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मेक कॉस्ट कंट्रीब्यूशन A99 की करना है, ये सारा 2006 के लिए करना है। ठीक है नी, 2006 के लिए सारा का सारा मुझे काम करना है। अब 2006 में सेल में क्या चेंजिंग आई, ये हमने लास्ट में पढ़ा कि इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस 4%, जो सेलिंग प्राइस है वो 4% से इंक्रीज कर गए। ठीक है, अच्छा जी, और हमारे पास सेल कितनी थी, हमारे पास सेल थी 13 मिलियन हमारे पास सेल थी, और ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 4% जो है ये इंक्रीज कर जाएगा। तो सिंपल क्या करूँगा, 13 मिलियन को मैं 4% से क्या कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, अच्छा जी, तो हमारे पास रुपीज़ इन 1000 ले लेते हैं जी, और हमारे पास जो पुरानी वाली सेल थी 2005 वाली वो 1300 मिलियन है, और इसका हमने सेल कितनी इंक्रीज़ करनी है, सेल हमने इंक्रीज़ करनी है 4% सेल इंक्रीज़ होगी। ठीक है जी, अच्छा जी, अगर 4% से इंक्रीज सेल होती है तो बताएं ज़रा क्या आंसर आता है। वन थ्री फाइव टू ट्रिपल ज़ीरो, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास रुपीज़ इन 1000। ये ठीक है, ये 1300 मिलियन है, यहाँ से भी रुपीज़ इन 1000, ये पूरा मैंने लिखा 1300 मिलियन लिख लेता हूँ, इसको बल्कि ऐसे लिख लेता हूँ 1300 मिलियन है ये। ठीक है, ये कर लेते हैं, ये हमारे पास सेल आसान था, जो हम कर सकते थे तो हमने कर लिया। लेस कर देंगे वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, लेस कर देंगे इसमें से, माइनस कर देंगे वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ A99, ये सेल ऑफ A99 था, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट A99, ये हमारे पास आ गया वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, और वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट A99 फाइंड करनी है अगर इफ x इज प्रोड्यूस इंटरनली। अगर मैं x को घर में बनाता हूँ तो बताएं A99 की वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आने वाली है। तो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए मुझे क्या बनेगा, कॉलम बनाना पड़ेगा। हमारे पास आ गया कंपोनेंट x आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास कंपोनेंट x था, फिर मेरे पास कंपोनेंट y आ जाएगा, फिर कंपोनेंट z आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास असेंबली आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, और सेल को ज़रा हम इधर लिख लेते हैं। ये हमारे पास सेल आ जाएगी। ठीक है, चले, ये कंपोनेंट x आ गया, फिर कंपोनेंट y आ गया, कंपोनेंट z आ गया, तो x प्लस वाई प्लस जी करें इज इक्वल टू, फिर ये सॉरी A99 बनता है, इसको प्लस नहीं करना। अच्छा,
और ये हमारे पास आ जाएगी असेंबली आ जाएगी। ठीक है, चले एक्स वाई जी हमारे पास रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट है और उनको असेंबल करेंगे तो हमारे पास A99 की कॉस्ट आ जाएगी। तो सबसे पहले एक्स की देखते हैं रॉ मटेरियल कॉस्ट क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ गया रॉ मटेरियल कॉस्ट। जी, रॉ मटेरियल पर आ जाए। एक्स का रॉ मटेरियल कितना है? एक्स है 30,000 का, एक्स है 30,000 का, और वाई है 49 का, और जी है 70 का। ये रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल कितना इंक्रीज हुआ 2026 में? 5%। सो 5% कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल उसने कहा इंक्रीज होना है, तो सब में 5% इंक्रीज कर लेंगे, यानी कि 30,000 30 मिलियन जी 30 मिलियन, और कितना इंक्रीज करेगा रॉ मटेरियल जी? 5%। ये 5% इंक्रीज करेगा, तो 30 मिलियन का 1.05 कर देंगे, और वाई हमारे पास है जी 49 और 70, 49 मिलियन, और ये हमारे पास आ जाएगा 70 मिलियन। ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, थ्री 1,500 51450 73500 ये आ गया, और असेंबली में हमारे पास कुछ भी नहीं आया। ठीक है, क्लियर? अच्छा, इसका टोटल करते हैं हम। 156,450 ये हमारे पास आ गया। ये हम इसमें से माइनस कर देंगे मटेरियल कॉस्ट, सेल में से मटेरियल कॉस्ट मैंने माइनस कर दी। ठीक है, ओके। रॉ मटेरियल के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अच्छा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में वो क्या कह रहे हैं? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में जो हमारे पास गिवन है वो लेबर है 40,000, 50, 6,000 और 60,000। ऐसी है, ये 40, 56 और ये 60,000 हमें गिवन है। ठीक है, अच्छा, अब लेबर में कितना इंक्रीज आया? वेजेस ऑफ डायरेक्ट लेबर 10%, जो 10% इंक्रीज आया इसको इंक्रीज कर दें। ठीक है, तो ये वाला सवाल आसान था, नॉर्मली बहुत मुश्किल नहीं था, बस थोड़ा सा ट्रिक आएगा, बाकी क्वेश्चन में कोई मसले वाली बात नहीं थी। तो 40, 40, 56 और 60, 40, 56 और, तो 10% इंक्रीज है, 40 और फिर था 56 मिलियन और 60 मिलियन। असेंबली है जी इसकी, देखें जरा, असेंबली भी है। असेंबली कितनी जी? 84 मिलियन। यहां तक देख लें कोई मसला? ठीक है, लिखवाएं जरा। 44,000 61600 66,000 92,400 ऐड कर दें जी। 264,000 डन। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास रह गया वेरिएबल ओवरहेड। ये रॉ मटेरियल कॉस्ट थी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ गई, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट आ गई। चले आ जाए वेरिएबल ओवरहेड। देखें सवाल में हमारे पास कितना क्वेश्चन में गिवन है। फैक्ट्री ओवरहेड कितना जी? 60% वेरिएबल है। क्या जी? 60% वेरिएबल है, यानी कि 50 का, 70 का, 75 का, 105 का 60% सबसे पहले हम वेरिएबल कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? वेरिएबल में कितना इंक्रीज आया? 8%, तो सबको क्या करेंगे? 1.08 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें ये 8% का इंक्रीज हमारे पास है। सिंपल ये भी। ठीक है, तो 50, 70, 75। चलिए लिखवाएं ज़रा। पहले था हमारे पास
50 का 60%, फिर इंक्रीज कितना आया इसका 8% इंक्रीज था, 1.08 कर दिया। 50 के बाद कौन था 70 का 60% मल्टीप्लाई बाय 1.08, 75 मिलियन का 60% मल्टीप्लाई बाय 1.08, और नेक्स्ट कौन सा था 105 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 60% मल्टीप्लाई बाय 1.08 आ गया। ये हमारे पास आ गया। आंसर ज़रा बता दें। नेक्स्ट 45360 48600 68040, सारों को जमा कर दें। वन 9440 ये हमारे पास आ गया। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। ये हमारे पास यहाँ से हमारे पास आ जाएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ से मैं एक कैलकुलेशन करने लगा हूँ, ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन जब मैं इसको दूसरे तरीके से करूँगा तो वहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी। ठीक है, क्लियर। ये जो अभी मैं एक कैलकुलेशन करने लगा ये रिक्वायर्ड नहीं है। क्लियर। अच्छा जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आ गई, टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आ गई, कुछ कैलकुलेट नहीं करना, मैं बताता हूँ आपको। बस 1 2 3, बस इन तीनों को आप लोगों ने क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आपके पास आ जाएगी। कितना आ रहा है, एक मिनट, 614,850 ये आपके पास आ जाएगी। 614,850 ये आपके पास आ जाएगी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। ये वो कॉस्ट है जो कि A99 के ऊपर लगेगी। डन। अच्छा, अगर मैं इससे अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताएं कि x की कितनी कॉस्ट थी, x को बनाने में क्या कॉस्ट आ रही है, जरा x का टोटल कीजिएगा जरा। वन 107,900। मुझे ये बताएं, अगर मैं x को ना बनाऊं और बाय करूं तो क्या ख्याल है, ये 107,900 सेव नहीं हो जाएगी? तो ये मैंने वो किया जिसको अगर मैं दूसरी पैटर्न से करूं, इस रेलिवेंट कॉस्टिंग से, तो ये जगह वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट सेव फ्रॉम x ये लिखा है, ये आएगा आपके पास आंसर 107,900। ये क्या यही आया था 107,900, ये 107,900 यहाँ पर आ जाएगी। ये वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट सेव, अगर मैं x को बाय करूंगा तो ये कॉस्ट मेरी बच जाएगी ना, तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, रेलिवेंट बेनिफिट बन जाएगा 107,900। क्लियर है। तो ये अगर मैं इस क्वेश्चन को जब दूसरे तरीके से करूंगा तो ये 107,900 को मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसलिए मैंने ये सिर्फ आपको सिर्फ कैलकुलेशन शो करके दिखाई है ताकि आपके पास आइडिया आ जाए। 107,900 ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्योंकि मैं अभी इसको अलग अलग कर रहा हूँ कि अगर मैं x को इंटरनली प्रोड्यूस करूँ तो कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, तो उस केस में मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर, समझ लगी। अब तो मैं सिर्फ इसी को इसको इसमें से क्या करूँगा, माइनस करूँगा, तो A99 का कंट्रीब्यूशन मेरे पास आ जाएगा। क्लियर, क्योंकि कंट्रीब्यूशन में क्या करते हैं, सेल माइनस सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं माइनस करते, वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल सेलिंग एडमिन कॉस्ट भी, यानी कि बल्कि ऑल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं। ठीक है, तो अभी तो हमने सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ A99 है, तो अब देखेंगे क्या वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ A99 है हमारे सवाल में। चेक करें जरा, वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है हमारे पास सवाल में जी।
सवाल में है, जरा सवाल यहाँ से देख लें जी बच्चों। मार्केटिंग सेलिंग अदर कॉस्ट 20% क्या जी वेरिएबल है, तो 20% ये वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। और क्या 2006 में जाके क्या चेंजिंग आई है इसमें कोई? मार्केटिंग सेलिंग अदर कॉस्ट जो है वो 9% इंक्रीज हो जाएगी, क्लियर है। तो मार्केटिंग सेलिंग अदर कॉस्ट ये हमारे पास आ गए जी वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। तो वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, चुपचाप लिख लें वेरिएबल मार्केटिंग सेलिंग, बस काफी इतना। वेरिएबल मार्केटिंग एंड सेलिंग, बस इतना काफी रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, वेरिएबल मार्केटिंग एंड सेलिंग कितना जी? अच्छा 380 मिलियन का पहले लेंगे 20%, और कितना इंक्रीज आएगा उसमें? 9%, वो 9% इंक्रीज आएगा। तो इसको क्या कर दें 9%, सॉरी 1.09 से इंक्रीज कर दें, 1.09 से इंक्रीज कर दें। तो ये बच्चों ये यहाँ पे लिख लें, ये वेरिएबल मार्केटिंग सेलिंग है ऑफ A99, ये A99 के लिए। तो ना ये X है, ना ये Y है, ना ये Z है, ना ये समझिए, इसका डायरेक्ट टोटल इधर आएगा A99 के कॉलम में, ठीक है। तो ये जो टोटल है ये A99 का सारा टोटल चल रहा है, A99 का सारा टोटल चल रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट इसको मैं क्या करूँगा आउटर कॉलम में लिख दूंगा, आउटर कॉलम में लिख दूंगा। क्या आंसर आया? 82840। अब बताएं कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आया? वो सेल है 1 2 3, 1 2 3, बस इनको माइनस करना 6 जी 654310। सो ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये हमारे पास आ जाएगा जी कंट्रीब्यूशन मार्जिन, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अगर मैं ये टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन है ऑफ A99, ये A99 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। अगर मैं X को क्या करता हूँ घर में बनाता हूँ, यानी तो कोई मसला। अब यही सारा क्वेश्चन करते हैं कि अगर मैं X को घर में नहीं बनाता बल्कि X को क्या कर लेता हूँ बाहर से परचेज कर लेता हूँ, बाहर से अगर हम बाय करते हैं तो उस केस में हमारे पास क्या सूरत हाल रहेगी? डन जी। यहाँ पे हाँ यहाँ पे कर सकते हैं, अब यहाँ पे कर सकते हैं, इधर भी टोटल पे भी कर दें, यहाँ पे भी अगर आप लिख दें रुपीस इन 1000, यहाँ पे भी लिख दें तो फिर ठीक है। 30 मिलियन ना लिखें, ठीक है, अब 30,000 लिख लें, आप 30,000 लिख लें आप, क्लियर। इसलिए यहाँ पे ये लिखना जरूरी है, अगर ये नहीं लिखेंगे तो 30,000 से आप फिर यही आंसर लिखेंगे, ऊपर वाले को इग्नोर कर देंगे। तो ये इसे 30 मिलियन में जानबूझ के लिखता हूँ ताकि पता चले कि आंसर ये नहीं आया बल्कि 3 0 ज़्यादा आए हुए हैं, वो 3 0 ऊपर पड़े हुए हैं। वरना अगर मैं यहाँ पे 30,000 लिखना शुरू कर दूँ तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट आ जाए हमारे पास by contribution of A99 if component X is produced or sorry is purchased externally या purchased from supplier। डन जी, by contribution of A99। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी by contribution of A99 कि A99 को अगर मैं बाय करूं तो बताएं क्या कंट्रीब्यूशन आएगा इफ कंपोनेंट X if component X is purchased externally। परचेज एक्सटर्नली लिख लें या परचेज फ्रॉम सप्लायर लिख लें, जो मर्जी लिख लें, इसकी इंग्लिश की खैर होती है। सबसे पहले सेल आएगी जी, सबसे पहले सेल आएगी और इस सेल में सेल ऑफ A99, ये A99 की हमारे पास सेल आ जाएगी।
आज इस A99 की सेल में दो चीज़ें आएंगी बच्चों। 2005 में मैं कितने यूनिट बेचता हूँ A99 के, ये A99 के कितने यूनिट बेचता हूँ, 1 मिलियन यूनिट, ऐसे है। फिर उसने क्वेश्चन में मुझे कहा, लास्ट लाइन जिसके ऊपर मैंने स्टार लगाया था, मैनेजमेंट बिलीव दैट इफ कंपोनेंट एक्स इज परचेज एक्सटर्नली, अगर आप उसको बाहर से खरीदेंगे तो लेबर आवर करेंटली यूज इन प्रोडक्शन कैन बी री एलोकेटेड। अब यहाँ पर उसने पूरा जुमला कंप्लीट नहीं किया, लेकिन हमें पता है कि लेबर आवर करेंटली यूज इन प्रोडक्शन ऑफ A99 ही है, लेकिन लेबर आवर जो यूटिलाइज्ड हुए टू रॉ मटेरियल, ठीक है, टू मेक रॉ मटेरियल ऑफ एक्स, और फिर टू असेंबल रॉ मटेरियल एक्स इनटू A99, तो वो जो एक्स के ऊपर लेबर आवर लगने थे अब वो नहीं लगेंगे। तो जो लेबर आवर सेव्ड फ्रॉम एक्स से होंगे ड्यू टू बाय, क्योंकि अब हम बाय कर रहे हैं, तो वो जो लेबर आवर होंगे वो अब एक्स तो बन नहीं रहा ना, अब वो लेबर आवर कहाँ लगाऊंगा, वाई में, जी में, और फिर असेंबली करूंगा। क्लियर है? तो जब एक्स आ गया बाई से, देखें A99 तो वाई, जी और असेंबली से नहीं बन सकता, A99 के लिए एक्स होगा, लेकिन आज वो वाला जो एक्स है वो एक्स मैं क्या कर रहा हूँ, बाय कर रहा हूँ, तो एक्स बाय से आ गया और वाई, जी और असेंबली तो मैं कर ही रहा हूँ, तो A99 बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब मैंने एक्स को बाय किया तो वहाँ से जो मेरे पास टाइम बचा उससे और A99 बन जाएंगे, और A99 बन जाएंगे, क्योंकि एक्स बाहर से आ गया और जो रिमेनिंग टाइम बचा उसको मैंने वाई, जी और असेंबली पे लगाया, तो एडिशनल यूनिट्स भी बन जाएंगे। डन जी। तो यहाँ पे ये की वैरायटी थी, ये बस ये एक वैरायटी सवाल में थी, बाकी सारा सवाल सीधा सीधा सा है। तो इसका मतलब ये है जो सेल ऑफ A99 होगा आज उसमें दो चीज़ें आएंगी, एक हमारे पास ओल्ड सेल यूनिट या एग्जिस्टिंग सेल यूनिट लिख दूं, क्या लिखूं, ओल्ड सेल यूनिट या एग्जिस्टिंग सेल यूनिट, क्या लिखेंगे, एग्जिस्टिंग सेल यूनिट्स ये आएंगे, प्लस इसके साथ एडिशनल सेल यूनिट्स भी आएंगे, प्लस इसमें एडिशनल सेल यूनिट्स भी आएंगे, प्लस इसमें एडिशनल सेल यूनिट्स भी आएंगे। और वो एडिशनल सेल यूनिट्स कहाँ से आएंगे, इफ एक्स इज नॉट प्रोड्यूस्ड और इंटरनली, और इफ एक्स इज परचेज फ्रॉम सप्लायर। डन जी। तो एडिशनल सेल यूनिट्स आएंगे। अभी तक हमने कोई वर्किंग बनाई है, नहीं, ठीक है। ये जो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है इसको मैं वर्किंग वन का नाम दे रहा हूँ, ये देखिएगा ज़रा प्लीज़, ये जो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है इसको मैं वर्किंग नंबर वन का नाम दे रहा हूँ। ये वर्किंग नंबर वन मेरी वहाँ पे इस्तेमाल होगी, कहाँ पर इस्तेमाल होगी ये भी थोड़ी देर बाद बताता हूँ आपको, ठीक है। इसको वर्किंग नंबर वन का नाम दे दें बेशक, वर्किंग नंबर टू का भी दे सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे मुझे वर्किंग का नाम देना है इसलिए फिर मैंने उसको वर्किंग नंबर वन का दे दिया। एडिशनल सेल यूनिट्स आ जाएंगे और इसको वर्किंग नंबर टू का नाम दे देता हूँ। और एडिशनल सेल यूनिट्स कहाँ से आएंगे, इफ एक्स इज प्रोड्यूस्ड, इफ एक्स इज परचेज फ्रॉम सप्लायर, ठीक है। तो एडिशनल सेल यूनिट्स हो जाएंगे। आगे इंग्लिश लिख दूं कि एडिशनल सेल यूनिट्स क्यों आए, ये समझ लिखती है, लिख लें, इफ एक्स इज परचेज फ्रॉम सप्लायर, इसलिए हमारे पास सेल ऑफ A99 बढ़ जाएगा हमारे पास। परचेज एक्सटर्नली, तो एक्सटर्नल परचेज करने की वजह से हमारे पास एडिशनल A99 बन जाएंगे। सो एग्जिस्टिंग सेल यूनिट्स A99 के और उसके साथ ऐड कर दूंगा एडिशनल सेल यूनिट्स A99 के। अच्छा जी, एग्जिस्टिंग सेल यूनिट्स A99 तो मेरे पास हैं 1 मिलियन यूनिट्स, ये तो मेरे पास हैं। अब प्लस कर दूंगा इसमें एडिशनल सेल यूनिट। अब एडिशनल सेल यूनिट्स कितने आएंगे, अब इसके लिए मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एडिशनल सेल यूनिट्स कितने आ रहे हैं, वहाँ पर आ जाए यहाँ पे, और यहाँ पे डाउन चलते हैं ज़रा और वर्किंग नंबर टू बनाकर लेकर आते हैं। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया जी, समझ लगती है। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाए, देखते हैं काम कहाँ तक वर्किंग जाती है। वर्किंग नंबर टू बना लेते हैं। वर्किंग नंबर टू है जी एडिशनल सेल यूनिट्स ऑफ A99।
A99 के एडिशनल यूनिट्स होंगे that can be produced if X is purchased. If X is purchased. पहली मतलब इतनी लंबी हेडिंग बनी है, ये शॉर्टकट में लिख सकते हो एग्जाम में, क्योंकि मैं कंप्लीट लिख रहा हूं ताकि अंडरस्टैंडिंग हमारी पूरी पूरी बन जाए। ठीक है, एडिशनल सेल यूनिट्स क्यों बने जी? एडिशनल सेल यूनिट्स क्यों बने जी? क्योंकि एक्स को अब मैं परचेज कर रहा हूँ, तो एक्स को अगर मैं परचेज कर रहा हूँ तो एक्स वाला टाइम बच जाएगा, अब उसे मैं क्या करूँगा, एडिशनल A99 बना लूँगा। ठीक है जी, चलें जी। नंबर 1, सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल लेबर आवर रिक्वायर्ड कितने थे, क्योंकि लेबर आवर सेव हुए हैं ना। एडिशनल सेल यूनिट ऑफ A99 दैट कैन बी प्रोड्यूस इफ एक्स इज प्रोड्यूस्ड, सॉरी इफ एक्स इज परचेज्ड। ठीक है, तो सबसे पहले लेबर आवर सेव्ड होंगे। ठीक है, एडिशनल से यूनिट ऑफ A99 और लिख सकते हो ड्यू टू लेबर आवर सेव्ड। ठीक है, दैट कैन बी प्रोड्यूस, और यहाँ से लिख सकते हो ड्यू टू लेबर आवर सेव्ड इस एक्स इज परचेज्ड, क्योंकि लेबर आवर बचे हैं। अब हमने देखा कितने लेबर आवर बचे हैं और उन लेबर्स ने कितने आगे A99 बनाए, तो इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा टोटल लेबर आवर रिक्वायर्ड फॉर एक्स। ठीक है, यहाँ पे फर्दर ब्रैकेट में लिख सकते हो कि लेबर आवर सेव्ड फ्रॉम एक्स। ठीक है, तो टोटल लेबर आवर रिक्वायर्ड फॉर एक्स, अगर मैं एक्स बनाता हूं तो एक्स को बनाने के लिए टोटल लेबर आवर चाहिए कितने हैं। अब यहां पर आ जा, लेबर आवर एक्स के हमने देख रहे हैं कि हमें कितने चाहिए, तो एक्स की जो लेबर आवर था, यहां पर आ जाए, बल्कि वो 40 मिलियन था, और यहां से ये ₹200 पर आवर है, तो यहां से वो आवर आ जाएंगे कि जो कि लेबर जो है एक्स के ऊपर जो है वो यूज कर रही थी, यानी कि लेबर के जो आवर्स से एक्स के ऊपर कितने लग रहे हैं, 40,000। अच्छा ये मिलियन है, 40 मिलियन है, 40 मिलियन डिवाइडेड बाय 200 करेंगे। डन जी, 40 मिलियन डिवाइडेड बाय 200 करेंगे, तो यहाँ पर आ जाए जरा, शाबाश। तो क्या करूँगा, 40 मिलियन करूँगा डिवाइडेड बाय 200 करूँगा। जी क्या आंसर आया, 200,000 आवर्स आ गए। आंसर हमारे पास आ जाएगा 200,000। यहां तो कोई मसला, ये 200,000 आवर्स आ गए। डन जी, अच्छा ये वो टोटल लेबर आवर रिक्वायर्ड थे जो कि हम क्या करते हैं, एक्स को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं यहां से कैलकुलेट करना चाहूं कि एक यूनिट, देखें अभी हम, क्या ये मेरा आंसर है, ये तो टोटल लेबर आवर रिक्वायर्ड है, ये तो सेव्ड है, इतने लेबर आवर बच गए। इतने लेबर आवर जो बचे हैं वो A99 कितने बनाएंगे, मुझे वो देखना है। क्लियर हो गया, क्योंकि मैं यूनिट्स निकालना चाह रहा हूँ ना, एडिशनल सेल यूनिट्स निकालना चाह रहा हूँ, ना कि एडिशनल लेबर आवर सेल्ड फ्रॉम एक्स, वो तो 2 लाख आगे मेरे पास चल गया, मतलब इसका आंसर तो ये आ गया ना। अब ये जो 2 लाख, ये 2 लाख आवर्स आए, इन्होंने कितने A99 बनाए हैं। हाँ, तो फिर मुझे यहाँ से देखने को पड़ेगा कि पर आवर, पर यूनिट जो है, लेबर आवर पर यूनिट मेरे पास क्या है। ठीक, लेबर आवर पर यूनिट, एक यूनिट बनाने के लिए कितने लेबर आवर रिक्वायर्ड होते हैं, एक यूनिट बनाने के लिए कितने लेबर आवर रिक्वायर्ड होते हैं। तो यहां से मेरे पास कितने लेबर आवर आ गए, 200,000 आ गए। डन जी, ये लेबर आवर, और कितने यूनिट्स बनाता था, 1 मिलियन, 1 मिलियन सेल यूनिट्स है ना। इसका मतलब ये है कि 2 लाख घंटे बच गए।
अगर 2 लाख घंटों में जो 2 लाख घंटे हैं, देखना चाहता हूँ एक यूनिट कितनी देर में बनता है, तो 1 मिलियन यूनिट से 2 लाख डिवाइड बाय 1 मिलियन करूंगा। इसका मतलब ये है कि जो 1 लाख यूनिट बनाता हूँ, जो 1 लाख यूनिट बनाता हूँ, ये पहले बना रहा था, अब एक यूनिट जो बनाता हूँ वो कितनी देर में बनता है। यहां से आंसर कितना है मेरे पास, यहां से आंसर कितना आया 0.2, 0.2। तो ये आंसर क्या है 0.2 आवर पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट 0.2 आवर में बनता है। यस और नो, यहां तो कोई मसला। अच्छा, अब हमने देखना है कि जो लेबर आवर सेव्ड हुए, ये जो लेबर आवर सेव्ड हुए हैं, अब उससे एक्स तो वो तो एक्स पे तो नहीं इस्तेमाल होगा लेबर आवर, अब वो कहां कहां इस्तेमाल होंगे, वो वाई में, जी में और असेंबली में इस्तेमाल होंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, तो अब हमने कैलकुलेट करना है। अच्छा जी, यहां से भी बल्कि आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाइए। यहां तक देख लें, इन दोनों पॉइंट्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लें। इन दोनों पॉइंट्स में अगर कोई मसला है, कोई बात पूछना चाहता है तो मेरे से पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए? ठीक है जी, अब आगे जाए। लेबर आवर अब लेबर आवर पर यूनिट कैलकुलेट करना है, लेबर आवर पर यूनिट कैलकुलेट करना है, लेबर आवर पर यूनिट ऑफ A99, यानी कि A99 को बनाने के लिए लेबर आवर पर यूनिट क्या है। अब x बीच में होगा आज, अब x नहीं होगा, सो लेबर आवर पर यूनिट ऑफ A99 विदाउट x के बगैर, x के बगैर हमने देखना है कि लेबर आवर पर यूनिट कितना होगा हमारे पास। ठीक है, अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे कि लेबर आवर पर यूनिट ऑफ A99 विदाउट x क्या आएगा। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे जी? हाँ जी, देखें जरा। लेबर आवर पर यूनिट विदाउट x कितना आएगा, ये जरा करें। 56 मिलियन डिवाइडेड बाय 56 मिलियन डिवाइड बाय अगर 1 मिलियन करें तो 0.56 मिलियन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये तो लेबर कॉस्ट है, और अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से रेट निकालें तो 56 डिवाइडेड बाय 200, 56 डिवाइडेड बाय 200, ये कितने निकलते हैं आवर्स? 280,000, और उसको डिवाइड करें 1 मिलियन से 0.28, ये 0.28 बनेगा डायरेक्टली। इसका मतलब ये है कि लेबर आवर पर यूनिट ऑफ A99 विदाउट x हमने देखना है। अगर विदाउट x हमने देखना है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो लेबर आवर हैं वो लग रहे हैं y में, z में और असेंबली में। क्लियर? इसका मतलब है कि लेबर आवर पर यूनिट अब हमें चाहिए y का, z का और असेंबली का, क्योंकि x तो निकल गया ना, x को तो परचेज करके लेकर आ रहा हूँ, फिर देखूंगा कितना बनता है मेरे पास। क्लियर है? अच्छा जी, अब लेबर आवर पर यूनिट विदाउट x ये मुझे कैलकुलेट करना है। अब ये कैसे कैलकुलेट करवाऊँ? हाँ, उसी तरह का करना, तो ये वाला ही है, ये वाला 2 लाख, ये मतलब ये जैसे हमने लेबर आवर रिक्वायर, लेबर आवर पर यूनिट ये कैलकुलेट किया है, सारा इसी सेम पैटर्न पे कैलकुलेट होना है। अब इसके लिए अलग वर्किंग बना लूँ या यहीं पे आपको करके बता दूँ? यहीं पे कर दूँ, चले यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे एक आ जाएगा y का, एक z का और एक असेंबली का, ऐसे कर लेते हैं, y का, z का और असेंबली का। ठीक है, y का, z का और असेंबली का, छोटी छोटी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्लियर? अच्छा जी, सबसे पहले इस तरह से इनके आवर्स निकालने हैं। इनके आवर्स कैसे निकलेंगे?
देख रहे हैं कितना, अभी मैंने कैलकुलेशन करवाई थी, क्या था 50 मिलियन, 56 मिलियन था ना, रुके रुके 56 मिलियन डिवाइडेड बाय 200 करूंगा तो यहाँ से आवर्स आ जाएंगे, क्या आंसर आ जाएंगे, आवर्स आ जाएंगे। इसी को डिवाइड कर दें 1 मिलियन से, इसी को डिवाइड कर दें 1 मिलियन से, और अब यहाँ से इसका आंसर बता दें क्या आता है, 0.28 ये हमारे पास लेबर आवर पर, ये लेबर आवर पर यूनिट आ गया हमारे पास। क्लियर है, जो वाई में लगता है। इस तरह जी के लिए भी आ जाए, जी के लिए भी आ जाए। जी में क्या था, जी में क्या था 60 डिवाइडेड बाय 200, ठीक है दिखाएं जरा, 60 मिलियन डिवाइडेड बाय 200 डिवाइडेड बाय 1 मिलियन, आंसर 0.3, ये 0.3 आ जाएगा। जीरो 0.3 आ गया। ओके, नेक्स्ट वाला 84 मिलियन डिवाइडेड बाय 200 और डिवाइडेड बाय 1 मिलियन, 0.42। इन तीनों का टोटल कर लें जरा, इन तीनों का टोटल कर लें जी। इसका मतलब ये है कि 1 आवर पर यूनिट, क्योंकि ये वाला आंसर क्या आए हैं सारे सारे, ये हमारे पास आए हैं लेबर आवर पर यूनिट, ये लेबर आवर पर यूनिट है ना हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक यूनिट के लिए 1 घंटा चाहिए। अगर x को निकाल दूं, क्योंकि x को परचेज करूंगा ना, जब मैं x को परचेज करूंगा तो अब YZA, अब ये कितनी देर में बनता है, ये 1 यूनिट 1 घंटे में बन जाता है। क्लियर। तो अब चेक करें कि मेरे पास कितने आवर्स बचे हैं, 2 लाख। अब 2 लाख में देखूंगा कि कितने यूनिट्स बन पाएंगे। सो अगर मैं क्या करूंगा, इफ कंपोनेंट एक्स इज परचेज्ड नॉट प्रोड्यूस, तो फिर मैं देखूंगा कि कितने यूनिट्स बना पाऊंगा, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इफ एक्स इज परचेज्ड, तो क्या करूंगा, ये आवर पर यूनिट है तो इसको क्या करूं कि आंसर मेरा यूनिट्स में आ जाए, तो डिवाइड कर दूंगा 1 से, ठीक है। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर बनेगा कि additional units additional unit of A99, ये एडिशनल यूनिट ऑफ A99 आएंगे। विदाउट एक्स नहीं लिखना, ये इस नहीं, यहाँ पे लिखूंगा एडिशनल यूनिट ऑफ A99 इफ एक्स इज परचेज्ड, डन, ये ऊपर लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ, उसकी जरूरत तो नहीं है दोबारा लिखने की। तो इसका मतलब ये है 200,000 आवर्स थे, 200,000 आवर्स थे, और इसको डिवाइड कर दूंगा 1 आवर पर यूनिट से, तो आवर से कैंसिल हो गया, तो आंसर मेरे पास यूनिट्स में आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 2 लाख यूनिट्स। सो 2 लाख यूनिट जो है ये एडिशनली मैं बना पाऊंगा। ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, तो बस यही जो एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस होंगे यही मेरे एडिशनल यूनिट सोल्ड होंगे। ये बस कैलकुलेशन एक ट्रिकी थी, बस ये कैलकुलेशन में ट्रिक था, इसको हम स्टार लगा लेते हैं। बस ये कैलकुलेशन थोड़ी सी समझने वाली थी, बाकी कैलकुलेशन में मेरा निकाल कोई मसला मसाइल है, हाँ है, बस थोड़ी सी टेक्निकल है, ठीक है। क्लियर, यहाँ तो कोई मसला, ले जाओ उसको 2 लाख, 2 लाख को इसको इसकी मंजिल पे पहुँचा दें। हाँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा एडिशनल यूनिट जो है ये आया 2 लाख यूनिट्स। और ये 2 लाख यूनिट कहाँ से आए, ये वर्किंग नंबर 2 से बनाए। बस आगे ज़िंदगी आसान है, आगे कहानी भी आसान है, बस तकरीबन सवाल ख़त्म हो गया। अब यहाँ तो कोई मसला, अच्छा जी। तो यहाँ से इसका कर लें, टोटल कर लें जी, रुपीस इन 1000 चल रहा है हमारा, जी जी, अच्छा जी। ये कितने यूनिट्स बन गए, 12 लाख मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है इसका, सवाल से देख लो ना, गिवन है, गिवन नहीं है, अच्छा निकाल लेते हैं,
ठीक है, रुपीज़ कितना आ जाएगा, 1300 आ जाएगा ना, रुपीज़ 1300 पर यूनिट आ जाएगा। क्लियर है? 1300 मिलियन डिवाइड बाय 1 मिलियन करेंगे तो 1300 आ जाएगा। 1300 मिलियन डिवाइड बाय 1 मिलियन तो 1300 ही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, कितना आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 1300 और सेलिंग प्राइस, सेल इंक्रीज कितनी हुई थी, कितने परसेंट इंक्रीज हुई थी, ये वो बेशक यहाँ से देख लो आप, और ये 4%, ये वाला इंक्रीज 1.04। आंसर बता दें जनाब। वन 622 400। यहाँ तक कोई मसला, ये हमारे पास आ गई सेल, माइनस क्या करूँगा, लेस वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ A99, A99 की वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। क्लियर? A99 की वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कैसी आएगी, A99 की वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे आएगी बच्चों, अब मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ अब तो मैं परचेज कर रहा हूँ, अब तो मैं क्या कर रहा हूँ जी, सिर्फ परचेज कर रहा हूँ, और तो मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ परचेज कर रहा हूँ। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय हम क्या करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, खैर यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं आएगी, वेरिएबल कॉस्ट लिख लें, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं लिखें, वेरिएबल परचेज कॉस्ट आएगी ना आज यहाँ पे, क्या ख्याल है, वेरिएबल परचेज कॉस्ट। A19 वो भी करेंगे ना, वो भी करेंगे, तो वेरिएबल परचेज हमारे पास एक्स आ जाएगा, और अगर हम वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट लिखते हैं A99 का, और उसमें सिर्फ एक्स परचेज होगा। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल भी लिख लें, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट लिख लें, खैर है सारों, प्रोडक्शन वापस ही लिख लेते हैं। ठीक है जी, ये जो मैं A99 अब प्रोड्यूस कर रहा हूँ, इसमें एक्स जो है वो परचेज वाला है, बाकी सारा कुछ मैं घर में बना रहा हूँ। डन, अब इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, एक वर्किंग करनी पड़ेगी। अच्छा जी, फेस पे भी कर सकते हैं, अगर आप वर्किंग करना चाहें तो वर्किंग में भी कर सकते हैं, तो इसको सेपरेटली वर्किंग में ले जाते हैं। फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, फॉर्मूला क्या होगा, यूनिट्स हो जाएंगे मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगा, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट। बच्चों यूनिट्स कितने मेरे पास, 12 लाख, यूनिट्स कितने मेरे पास, 12 लाख, ऐसी है, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट कर दूंगा। कॉस्ट पर यूनिट के लिए वर्किंग नंबर 2 है, इसके लिए एक वर्किंग नंबर 3 बना लेते हैं, क्या ख्याल है, क्या ये बात समझ आ रही है। ये जो A99 की प्रोडक्शन कॉस्ट आने वाली है, इसमें एक्स परचेज का होगा, बाकी वाई जी और असेंबली आएगा इसमें। ठीक है, इसको वर्किंग में ले जाते हैं। अब एक वर्किंग नंबर 3 बना लेते हैं, ये वर्किंग नंबर 2 बन गई थी, और वर्किंग नंबर 2 वर्किंग नंबर 3 पर आ जाए, वर्किंग नंबर 3 वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, वर्किंग नंबर 3 है कि वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट है। बच्चों क्या है जी, पर यूनिट है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ पर यूनिट, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ A99। ये A99 की वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है, और A99 की वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट किसके ऊपर आई है बच्चों, 1 मिलियन यूनिट्स के ऊपर आई है, ऑन 1 मिलियन यूनिट्स। डन, और x क्या है हमारे पास, इफ x इज परचेज्ड, अगर मैं x परचेज करता हूं तो अब 1 मिलियन यूनिट्स बनाने के ऊपर, अब 1 मिलियन यूनिट्स बनाने के ऊपर मेरे पास A99 का क्या खर्चा आएगा। तो सबसे पहले कर लेते हैं, अच्छा ये तकरीबन इसमें ना हमने तकरीबन वर्किंग की हुई है, ठीक है, ये वर्किंग की हुई है, इसमें हमने मैक्सिमम वर्किंग की हुई है। नंबर 1, अच्छा जी, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, अच्छा ये जो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट लेनी ऑफ A99 और एक्स इज परचेज, तो कह सकता हूं ये वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी वाई जी असेंबली की, वाई जी और असेंबली की प्लस एक्स परचेज की।
बात समझ आ रही है मेरे पास? इसमें क्या आएगा, वाई जी असेंबली, वो जो घर में बनाया उनकी कॉस्ट प्लस एक्स परचेज कॉस्ट। क्या ख्याल है? अच्छा, तो इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, जैसे आपको अच्छा लगे। इधर आओ जरा, इधर आओ। याद है मैंने इसको वर्किंग वन का नाम दे दिया था, वर्किंग वन का नाम दे दिया था, वर्किंग वन का नाम दे दिया था। टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आई है? 614850। मेरी बात गौर सुननी है। अब अगर मैं एक्स वाई जी असेंबली सब कुछ बनाऊं तो टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? ये वाली आ रही है ना। इसमें से एक्स वो जो मैंने टोटल पहले करके रखा था, इसको एक्स में से निकाल दो तो फिर वाई जी और असेंबली आ जाएगी। दूसरा, रुको रुको रुको, दूसरा, अगर आपने इसको इसमें से माइनस नहीं करना तो इन दोनों को इग्नोर मारें, चुपचाप y का टोटल, z का टोटल, असेंबली का टोटल, इन तीनों का टोटल को इकट्ठा करें प्लस x का परचेज ऐड कर दो। एक ही बात, ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगता है। यहां से दो काम कर सकता हूं कि यानी कि अगर मैं अभी फाइनल नहीं कर रहा, ये मैं प्लान बना रहा हूं। अगर मैं टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट यानी कि जो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें से माइनस कर दूं एक्स की, तो वाई जी और असेंबली आ जाएगी, उसमें ऐड कर दूंगा एक्स का परचेज्ड, एक्स का परचेज। एक प्लान ये है। दूसरी प्रेजेंटेशन ये हो सकती है कि आप कहते हैं सर नहीं ऐसा नहीं करना, तो चुपचाप एक्स का परचेज लिखो, एक्स का परचेज लिखो, फिर वाई जी और असेंबली ये लिखो और चारों को ऐड करके आंसर आ जाएगा। बात समझ लगी है? ठीक है जी। ये दोनों मैंने आपको प्रेजेंटेशन बता दिए, अब जैसे आपका दिल करता है ये आप लोग कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों में से ये वाली आसान, ये वो वाली आसान है, ठीक है, लेफ्ट वाली कर लेते हैं। सो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट क्योंकि ऑलरेडी हमने कैलकुलेट की हुई है, अब उस वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे एक्स, ठीक है जी। टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, ये अगर आप चाहो तो फेस पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये फेस पे भी कैलकुलेट हो सकती है। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट अगर चाहें तो फेस पे भी कैलकुलेट हो सकती है। कैसे? एक्स का परचेज और एक्स, इधर देखें बच्चों यहाँ पे भी हो सकती है। ये जो मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ ये ना करवाएं, एक्स का परचेज कर लें और उसके बाद उन तीनों को ऐड कर लें, वाई को, जी को और असेंबली को। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट जी, ये वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ये कहाँ से देख कर आएंगे, ये वर्किंग वन से देख कर आएंगे, इसलिए मैंने वर्किंग वन का उसको नाम दे दिया था जी। वर्किंग वन से वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आई थी? ये टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है? 614850, उसमें से x निकाल दूंगा 107,900। डन, ये मुझे लिखवाइएगा जरा। अच्छा जी, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट विदाउट x लिख लें डायरेक्टली। वेरिएबल टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट विदाउट x लिख लें या x को बाद में सेपरेटली माइनस शो करवाना है? ठीक है, 614,850। अब माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ एक्स, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ एक्स, और ये प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ एक्स कहाँ से आई है? ये भी वर्किंग वन से हम देख कर आए हैं, वो माइनस कर देंगे। आंसर कितना आया था? इसका आंसर था 107,900, यही था ना। एक्स का टोटल ये था, उसमें से एक्स निकाल देंगे तो फिर वाई जी और असेंबली का आंसर आ जाएगा 107,900, 107,900। अब ये जो आंसर आया ये वाई जी और असेंबली का आया, ये क्या आया? वाई जी और असेंबली का आया। वैसे टोटल करने की जरूरत नहीं है, वैसे क्या करना है यहाँ पे बताएं फिर। 506,950, इसका मतलब ये है ये वाई जी एंड असेंबली, ये उनके हमारे पास वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई, ये वाई जी असेंबली की वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई, ठीक है, ये आ गई। और इसमें ऐड कर दें परचेज कॉस्ट ऑफ एक्स, ठीक है। परचेज्ड
कॉस्ट ऑफ एक्स, एक्स को परचेज कॉस्ट जी बच्चों हमने कितने यूनिट्स बनाए हैं 1 मिलियन यूनिट्स, ऐसे 1 मिलियन यूनिट्स, और एक यूनिट में कितना एक्स लगता है वो मैंने इक्वेशन बनाई थी टॉप पे, एक यूनिट पर 2x लगते हैं, तो 1 मिलियन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और एक यूनिट कितने खरीदूंगा सप्लायर से 100 रुपीज़ का खरीदूंगा, ठीक है क्लियर। चलें जी 1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ₹100 पर यूनिट, आंसर बताएं कितना आता है इसका। ये भी रुपीस इन थाउजेंड में, और रुपीस इन थाउजेंड में, याद तो कोई मसला। अब वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करें, यहां से यहां तक आपके पास आ जाएगी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ A99 जी 706,950, ये जो अपने इतने टोटल किए हैं ना, ये इतने मेरा वक्त ज़ाया करवाया, चुपचाप इसको इसमें से माइनस करें या ऐड करें, सारा कुछ डायरेक्ट रूट करें। डन जी। अच्छा ये तो समझाने के लिए तो ना सर बहुत कुछ ये डायरेक्ट हो सकता है। हाँ 709 नहीं है, अच्छा 706 है, 706,950 ठीक है। और अब ले जाएं वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर यूनिट, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट पे ले जाएं, तो क्या करूँगा इसको डिवाइड कर दूंगा 706,950 डिवाइडेड बाय 1 मिलियन, डन। तो आंसर आ जाएगा 706, तो आंसर आ जाएगा 0.71 चाहिए, 0.71 आ जाएगा, चेक करो ज़रा, ठीक है। यहाँ तक देख लो कोई मसला, ये वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई A99 की। चलें आगे, कोई मसला है तो मुझसे भी पूछ लेंगे, और अगर आप चाहो ये सारी कैलकुलेशन भी फेस पे कर सकते थे, ठीक है। चीज़ों को प्रेजेंट करने के ढेरों तरीके होते हैं। अगर बच्चों मैं मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ आइडिया इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अब रिवीजन चल रही है, तो जो आइडिया आप गेन कर सकते हो वो गेन लो। अगर आप ये ना करते बच्चों, यूनिट मल्टीप्लाई कॉस्ट पर यूनिट ना करते, अब मेरी बात सुन लो सर, प्लीज़ मेरी बात सुन लो, अगर मैं इसको डायरेक्ट करता तो बच्चों मैं क्या करता, ये देखो एक्स का परचेज लिखता, मेरी बात समझ आ रही है क्लियर, एक्स का परचेज लिखता, एक्स का परचेज कितना था 1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आंसर आ गया, पक्की बात। एक्स का परचेज लिख लिया प्लस वाई प्लस जी प्लस ए, ऐसे वाई कितना है यहाँ से, ओहो टोटल मेरे पास नहीं है अभी, यहाँ से ऐसे वाई का टोटल करता, रहने दो, जी का टोटल करता, असेंबली का टोटल करता, मेरी बात समझ आ रही है। ये टोटल से यहाँ से आंसर आते, क्लियर, ये वाई का आंसर आता, जी का आंसर आता और असेंबली का आंसर आता टोटल, इसको यहाँ पे लिखता मैं, एक्स का परचेज प्लस वाई जी असेंबली, क्लियर, ये करता। ये सारा कुछ था बच्चों 1 मिलियन में, ये सारा कुछ था 1 मिलियन में, तो इसको क्या करता 1 मिलियन से डिवाइड करता और इसको मल्टीप्लाई कर देता 12 लाख से 1.2 से, तो डायरेक्ट ठक करके आपका आंसर आ जाता। तो आपको ये चक्कर ही ना करना पड़ता यूनिट्स मल्टीप्लाई कॉस्ट पर यूनिट वाला, ये वाला सीन नहीं चलता, डायरेक्ट आप यहाँ से इधर आ जाते हैं, तो वर्किंग भी नहीं बनानी पड़ती अब आपको, वर्किंग अब डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट निकल के वहाँ पर, क्लियर है। तो उसके लिए आपको y, z और a का टोटल करना पड़ना था, क्लियर है। या तो टोटल वहां से 1 बाय 1 कर लो, या तो फिर इस वाले तरीके से, इस वाले तरीके से चल के आ जाओ। वैसे ये वाला तरीका ज्यादा आसान नहीं लग रहा, अब समझ लग गया ना, ठीक है बस, ठीक है 0.71, ठीक है, ये और के साथ कर लेते हैं। आंसर बताएं कितना आ गया मेरे पास 85, ये 12 लाख नहीं है, 12 लाख की है, ठीक है 12 लाख की, 8 आंसर कितना आया,
इस सारे का आंसर हमारे पास आ गया 8852। बस आगे कोई 000 वगैरह नहीं है? चेक कर लें जरा कितने। 2 लाख है ना, तो 10 लाख और 2 लाख 12 लाख, ठीक है। 12 लाख मल्टीपल 0.71, 852,000 ये। अच्छा, चलो ठीक है फिर। मुझे भी लग रहा है क्योंकि वो तो मिलियन में निकला हुआ है। कॉस्ट, वेरिएबल रोटेशन कॉस्ट यहाँ पे कैसे आ रही है? 12 लाख यूनिट्स हैं मल्टीप्लाई बाय 0.71, कहाँ पे? और ये 0.71 नहीं होगा, सॉरी, कोई नहीं, तो गलती चल रही है। कितना? 706 पॉइंट, आगे 706.95, ये वाली चल रही है, ये वाली चल रहा है। ओह अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये सही करें फिर। 706,950,000, ठीक है। अब ये आंसर आ गया 706.95, ठीक है, ये लिखें 706.95। एक मिनट, 706.95। अब आंसर कितना आया? एक मिनट, 848,340, ये माइनस कर दूंगा। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट होगी और मार्केटिंग सेलिंग वाली सेम ही है, ठीक है। तो लेस कर दूंगा वेरिएबल मार्केटिंग। जी, वेरिएबल मार्केटिंग कितनी थी बच्चों? वर्किंग नंबर 1 से देख सकते हैं बेशक, यहाँ से देख लेना। कितना है? 82840 था ना, यहीं से शुरू कर लेना, दोबारा शुरू से पीछे ना जाए। क्या था? 82840, 82840। यहाँ पे ये वाला काम करने लगा हूँ, ये वाला डिवाइड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। यहाँ पे ये वाला काम करूँगा, डिवाइड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। क्लियर? क्योंकि ये 82840 है, ये तो मार्केटिंग का खर्चा था। ये मिलियन, ये भी मिलियन में है यार, ये भी मिलियन में। ये मार्केटिंग का खर्चा था 1 मिलियन में, तो मुझे तो 1.2 मिलियन में खर्चा करना है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला का बिल्कुल पैटर्न हो जाएगा। क्लियर? अब मुझे ये वाला डिज़ाइन अच्छा, ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, ये वाला। हाँ, ये वाला ज़्यादा, क्योंकि इससे मैच कर रहा है ना, ये से मैच कर रहा है। वो कॉस्ट पर यूनिट से आपकी जान छूट जाती, ठीक है। हाँ यही है, ये लिखाई थी ना, 82840। हाँ सही है, यही आंसर। बताएं इसका क्या है आंसर? नाइन 9408, ठीक है। और तो कुछ नहीं हमारे पास, ठीक है जी। माइनस कर दें और ये आंसर आ जाएगा आपके पास, कंट्रीब्यूशन। ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा A99 का, अगर एक्स को परचेज करता हूँ। देखें कितना आता है आंसर। 674,652 और ये वाला कितना था? 674,652 और ये कितना था? 654310। इसका मतलब क्या? आउटसोर्सिंग इज बेटर। डिसीजन क्या जी? आउटसोर्सिंग इज बेटर। सो यहाँ पे मेरा डिसीजन क्या जाएगा? आउटसोर्सिंग इज बेटर। और ये लिख सकते हो परचेज एक्स फ्रॉम सप्लायर इज बेटर।
ड्यू टू द हायर कंट्रीब्यूशन मार्जिन। क्लियर? यहां तक देख लें कोई मसला? इसको दूसरे तरीके से भी करवा दूं, रेलिवेंट कॉस्टिंग से भी? हाँ, इस तरह ठीक? हाँ, एक साथ सोचना पड़ता है। वो ये वाला जो मैंने करवाया था कि बाय का कंट्रीब्यूशन, फिर वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट सेव फ्रॉम एक्स हो जाएगी, और फिर रेलिवेंट कॉस्ट। क्वेश्चन सोल्यूशन दिखा दूं? अच्छा, कंट्रीब्यूशन वाला फिर ठीक है, फिर रेलिवेंट कॉस्टिंग दिखाऊं भी ना? दिखा दूं? ये समय लगी, इस सवाल की समय लगी ना? ठीक है, ये समय लगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने कंपोनेंट एक्स जो प्रोड्यूस इंटरनली है, ठीक है, अगर हम एक्स को घर में बनाए तो कितना कंट्रीब्यूशन मिलता है? 654,310,000 का, इतना का कंट्रीब्यूशन मिलता है, ठीक है। फिर हमने कहा अगर हम एक्स को क्या करें, सप्लायर से परचेज कर रहे हैं, उसने एक लाइन लिखी हुई थी कि अगर आप जब एक्स और सप्लायर से परचेज करते हो तो आपके पास एक्स में वक्त बच जाएगा, उस जो वक्त बचेगा, वो जो वक्त बचेगा उस वक्त में क्या बनेंगे? एडिशनल वाई जी और ए बनेंगे, ठीक है, वाई जी। तो हमारे पास 2 लाख घंटे बचे, 2 लाख घंटे में कितने वाई जी और असेंबली करके कितने A99 बन सकते हैं? A99 2 लाख यूनिट्स और बन सकते हैं। क्लियर हो गया? ये 2 लाख यूनिट्स को हमने कहाँ पे लिखा? वो 2 लाख में लिखा। 1 मिलियन, ओ इसका जीरो किधर गया यार? 1 मिलियन तो पहले ही बना रहा था, 2 लाख और बनाए तो 12 लाख को बेच दूंगा, और अब आएगी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ A99। इस वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट में अब मेरा मशवरा ये है, मेरा दिल अब इसके साथ जा रहा है, अब खुद से ये वाला खुद से कैलकुलेट कीजिएगा। एक्स का परचेज लिखिएगा, एक्स का परचेज ये आ जाएगा, ये एक्स का परचेज आ जाएगा, ये वाला 2 लाख, ये एक्स का परचेज आ गया, ये 2 लाख यहाँ से उठा लेंगे, ये एक्स का परचेज आ जाएगा, तो एक्स का परचेज यहाँ से, वाई जीओ और ए ये वर्किंग वन से उठा लेंगे, ये वर्किंग वन से उठा लेंगे, तो वो सारा के सारा है 1 लाख का, मल्टीप्लाई बाय 12 लाख पे ले जाएंगे, तो आंसर इसका ये आ जाएगा। फिर मार्केटिंग सेलिंग जो है वो 1 मिलियन पर है, इसको इससे मैच कर जाएगा, लाइक विद लाइक हो जाएगा, वर्किंग से बच जाओगे आप, और ये आंसर आ जाएगा, और आपका देखेगा कंट्रीब्यूशन ये हायर है, ठीक है। और इसी का दूसरा तरीका था कि अगर हम इसको क्या करेंगे, रेलिवेंट कॉस्टिंग से प्रिंसिपल से चलें, रेलिवेंट कॉस्टिंग के प्रिंसिपल से यहाँ पर आ जाए जरा, क्या? हाँ, नहीं करने भी ऐसे ही है, कंट्रीब्यूशन वाला जरा इजी रहता है। ये क्वेश्चन वो था जो मैंने अभी आपको सॉल्व करवाया, इफ कंपोनेंट एक्स इज परचेज्ड, ये मैंने भी आपको सॉल्व करवाया, ठीक है। अगर हम कंपोनेंट एक्स को इंटरनली परचेज करें तो ये सेल आ गया, और ये हमारे पास एक्स वाई जी, ये ऑलरेडी देखिए मैं यहाँ पे टोटल मैंने बनाया हुआ है, ये ऑलरेडी देखिए मैंने टोटल बनाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इनको टोटल करें तब भी 614 होगा, और अगर वर्टिकल टोटल करें तब भी ये 614 आएगा, वर्टिकल भी, और अगर हॉरिजॉन्टल करें तो ये आएगा, और ये मार्केटिंग किया तो ये कंट्रीब्यूशन 64654,310 ये हमारे पास आ जाएगा। डन जी, क्लियर? अच्छा, और दूसरा वाला हिस्सा ये था, ये जो अगर हम इफ कंपोनेंट इज परचेज फ्रॉम एक्सटर्नल सप्लायर, तो देखें 1 लाख था, 2 लाख हमने एडिशनल यूनिट बनाई, ये वाला क्वेश्चन अभी मैंने सारा सॉल्व कर दिया आपके सामने, ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब आ जाए, अगर मैं इसको रेलिवेंट कॉस्टिंग से लेके चलता हूँ, अगर मैं रेलिवेंट कॉस्टिंग से लेके चलता हूँ तो इफ कंपोनेंट एक्स इज परचेज फ्रॉम सप्लायर, ये हमारे पास चलेगा, ये हमारे पास चलेगा, मेरे पास समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आ जाए, इफ कंपोनेंट एक्स इज परचेज फ्रॉम सप्लायर, ये मेरे पास मेन, ये मेरी मेन वर्किंग में आएगी। तो अगर मैं कंपोनेंट एक्स को एक्सटर्नल सप्लायर से परचेज करता हूँ तो सबसे पहले रेलिवेंट बेनिफिट और रेलिवेंट कॉस्ट निकालूंगा, ये डिसीजन लेने की कि परचेज करूँ या ना करूँ। तो रेलिवेंट बेनिफिट में क्या आ जाएगा? रेलिवेंट बेनिफिट में हमारे पास आ जाएगा रॉ मटेरियल, लेबर और वेरिएबल, ये जो तीनों कॉस्ट सेव्ड होंगी, क्योंकि अगर एक्स नहीं बना रहा तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि रेलिवेंट बेनिफिट ऑफ एक्स नॉट प्रोड्यूस इंटरनली, ठीक है। तो ये रेलिवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी? एक्स की सेव हो जाएगी। वो कितनी आई मेरे पास? वो यही वाली आई है, ये वाली एक्स की, ये वाली आई है, ये वाली कितनी है जी? 31,500, 444 और 32,400, यानी कि 107,900 ये सेव्ड हो जाएगा चुपचाप, ऐसी है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 107,900, ये आ गया मेरे पास
107,900, ये 107,900 लिखा हुआ है। अगर मैं इसको करके दिखाऊं, ये 107,900 आ गया। चुपचाप ठग करके 107,900 लिख लें और रेफरेंस दे दें। मेरे पास समझ आ गई, ये 107,900 सेव्ड आ गया। ऑब्वियस बात है, अब आपको ये 107,900 शो करवाना पड़ेगा। क्या ख्याल है? क्लियर? एक्स। अच्छा, फिर आगे चलें। एडिशनल कंट्रीब्यूशन अब हमने लिखना है। एडिशनल कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा? हमारे पास एडिशनल सेल ऑफ A19 कितना है? 2 लाख। एडिशनल 2 लाख आया ना, ठीक है। वो 1300 उसकी सेलिंग प्राइस थी और वो 4% इंक्रीज हुआ तो 270 हमारे पास ये आ जाएगा। क्लियर? मेरे पास समझ आ रही है? और इसके बाद एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट, ऑब्वियस बात है, जब एडिशनल सेल यूनिट्स बनाऊंगा तो एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट भी तो आएगी। वो वही निकले जो हमने एडिशनल कॉस्ट कैलकुलेट की है, वो वाली। किधर गया? ये वाली, ये एडिशनल कॉस्ट कैलकुलेट की है 789.79। मेरे पास खैर ये वाली आ रही है। इसमें क्या आ रही है? XYZ और परचेज कॉस्ट ऑफ X। ये वही वाली जो मैंने यहाँ वाली निकाली है, जो भी हमने निकाली थी। क्लियर? अच्छा जी, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एडिशनल सेल की अमाउंट आ गई और एडिशनल यूनिट की ये कॉस्ट आ गई। डन। ये टोटल बेनिफिट हमारे पास ये आ जाएगा 220342 और रेलिवेंट कॉस्ट परचेज कॉस्ट वो एक ही है, तो हमारे पास 20342 नेट बेनिफिट आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास परचेज करना ये बेनिफिशियल होगा। तो ये मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है, वो वाला कर लीजिएगा। डन, ठीक है। हमारे पास अब लास्ट क्वेश्चन रह गया जी, लास्ट क्वेश्चन रह गया। क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया हमने और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास रह गया वेरिएंस का। वेरिएंस का सवाल मुश्किल नहीं है इतना, ठीक है, सादा सा सवाल है बहुत, मतलब 6 for 10 15 मार्क्स का वेरिएंस का सवाल है, तो आसान सा सवाल है, इसके अंदर खास वैरायटीज नहीं है। बाय में वो जो एडिशनल लेबर आवर एडिशनल यूनिट्स हैं, सिर्फ वो ट्रिक था। अगर आप वो गलत करते हो तो मान लो 15 में से आप 11 नंबर तो ले ही सकते हो ना, 11 नंबर तो कहीं नहीं गए, ठीक है। और 3 नॉन फाइनेंशियल फैक्टर सील शुड कंसीडर व्हाइल मेकिंग द डिसीजन इन पार्ट ए। तो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर देखना क्या होता है। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर क्या हो सकता है जी? भाई अगर आप पैसे कम करते हो तो क्वालिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी, ठीक है। मतलब मेक और बाय का नॉन फाइनेंशियल डिसीजन क्या है, ये मैंने नोट्स में लिखा हुआ था, ये नोट्स में लिखे हुए थे। यानी कि नॉन फाइनेंशियल डिसीजन क्या हो सकता है? अगर मैं मेक और बाय करता हूं, अगर मैं बाय करता हूं, नंबर 1 अगर मैं बाय करता हूं तो इसका मतलब ये वो जो क्वालिटी मुझे देगा मेरा एक्सटर्नल सप्लायर, वो क्वालिटी पता नहीं कैसे हो सकती है। दूसरा, अच्छा सप्लायर ढूंढना, ये भी एक मेहनत वाला काम है, ये भी एक मेहनत, टाइम टेकिंग लगेगा और अच्छा सप्लायर ढूंढने में मेहनत लगेगी। क्लियर है? और कल को डिले हो सकता है, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है हमारी कंपोनेंट जो है उसमें मसला आ सकता है, क्योंकि जब एक्स परचेज नहीं हो रहा, वो सप्लायर भेज ही नहीं रहा, ठीक है, तो ये कुछ मसाइल हो सकते हैं, ठीक है। बाकी पढ़ लीजिएगा। क्लियर? ठीक है जी, लास्ट करेंगे फिर इंशाल्लाह ताला हमारे ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।